So now we are discussing another topic that is newly inserted, that is the topic of ODI, overseas direct investment. Obviously मैं ODI यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट ODI, that is overseas direct investment. क्या है overseas direct investment? इट इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू ECB. आपने ECB की गाइडलाइंस देख ली हैं. अब इट इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू ECB. ECB मतलब क्या था कि हमने इंडिया के बाहर से पैसा रेज किया था, फंडिंग रेज करा था. और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब इंडियन एंटिटी जाकर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रही है. ठीक है, मतलब हम अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन एंटिटी जाकर क्या कर रही है सर, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रही है. दैट इज व्हाट वी नोन एज ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो ECB के अंदर क्या हो रहा था कि बाहर से अपन लोन ले रहे थे, बोरिंग ले रहे थे अपने बिजनेस के लिए. और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इंडियन मनी को इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं. दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो अगेन ODI के लिए भी क्या बना रखा है, रेगुलेशंस बना रखे हैं, दैट वी हैव टू स्टडी. तो देखना बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है. तुम लोगों को बोला जाएगा कि टेक्निकल टॉपिक है, 3-3 घंटे डिस्कशंस में लगाए जाएंगे, बट 15 मिनट अगर तुम मुझे अच्छे से दे दोगे ना, पूरा ODI क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और तुम एग्जाम में केस स्टडी तक कर पाओगे इसके ऊपर. ठीक है, इतना सिंपल टॉपिक है. अब देखना कुछ चार्ट्स मैंने बनाया हुआ है आपके लिए कहानी सिंपल करने के लिए, आपने भी इसको साथ साथ नोट कर लेना है. ODI मतलब क्या, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब एक इंडियन पार्टी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी फॉरेन एंटिटी के अंदर. एक इंडियन पार्टी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी फॉरेन एंटिटी के अंदर. राइट. अब वो जो फॉरेन एंटिटी है, मतलब जो फॉरेन कंपनी है, उसमें जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके दो रिलेशंस बन सकते हैं. या तो इट विल बी आवर जॉइंट वेंचर, या तो इट विल बी आवर होल्ली ओन्ड सब्सिडरी. ध्यान से सुनना, एक इंडियन एंटिटी पैसा लगा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है एक ओवरसीज एंटिटी में. राइट. अब जिस पार्टिकुलर कंपनी के अंदर पैसा लगाया जा रहा है, वो कंपनी को या तो हम जॉइंट वेंचर कहेंगे या तो अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कहेंगे. अगर इंडियन पार्टी उस कंपनी का 100% कैपिटल सब्सक्राइब कर लेती है, वो बन जाएगा हमारा होली ओन्ड सब्सिडरी. अगर इंडियन पार्टी उस कंपनी का 100% कैपिटल सब्सक्राइब कर लेता है, वो बन जाएगा होली ओन्ड सब्सिडरी. और अगर 100% कैपिटल सब्सक्राइब नहीं करता, इट विल बी जॉइंट वेंचर. मतलब जॉइंट वेंचर का मतलब जो ट्रेडिशनली कंपनीज एक्ट में आप डिस्कस करते हो वो नहीं है. जॉइंट वेंचर हियर इज डिफरेंट. अगर 100% कैपिटल सब्सक्राइब नहीं करा बट पैसा इन्वेस्ट जरूर करा है, तो वो पूरा एंटिटी को हम नाम देंगे जॉइंट वेंचर. और अगर 100% कैपिटल सब्सक्राइब कर लिया, उस एंटिटी को हम नाम देंगे होली ओन्ड सब्सिडरी. तो इंडियन पार्टी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है इन इट्स जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी. राइट. जॉइंट वेंचर मतलब इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी बाय द इंडियन पार्टी. तो अगर इंडियन एंटिटी इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉरेन एंटिटी के ऊपर, उस फॉरेन कंपनी के ऊपर, वो कहलाएगा हमारा जॉइंट वेंचर. और होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब 100% कैपिटल ऑफ फॉरेन एंटिटी इज टेकन बाय द इंडियन एंटिटी. ठीक है. अब इंडियन पार्टी क्या है, इंडियन पार्टी मतलब लेट अस ए कंपनी रजिस्टर्ड इन द कंपनीज एक्ट, या पार्टनरशिप फर्म, या इट कैन बी ए LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन द LLP एक्ट. यानी इंडियन पार्टी में हम रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेसिडेंटल इंडिविजुअल राइट नाउ. रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी हम रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, कंपनीज की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म्स की बात कर रहे हैं, LLPs की बात कर रहे हैं, जिनको हमने नाम दिया है इंडियन पार्टी. तो ये इंडियन पार्टी इन्वेस्टमेंट कर सकती है एक फॉरेन एंटिटी में, और वो जो फॉरेन एंटिटी है या तो जॉइंट वेंचर कहलाएगा या तो होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगा. खाली कंडीशन एक ही है कि वो जो इंडियन पार्टी है, इट शुड नॉट बी इन द RBI लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स. अगर RBI ने डिफॉल्टर्स के लिस्ट में उस इंडियन कंपनी को डाल रखा है, तो वो इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता. तो कंडीशन यही है कि इंडियन पार्टी शुड नॉट बी इन द RBI लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स. इन दैट सिनेरियो जो इंडियन पार्टी है, इट कैन मेक द इन्वेस्टमेंट इन इट्स जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी. अगेन मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, ये जो होली ओन्ड सब्सिडी है, ये जो जॉइंट वेंचर है, ये कंपनीज एक्ट वाला जॉइंट वेंचर या कंपनीज एक्ट वाला होली ओन्ड सब्सिडी नहीं है. इंडियन पार्टी ने इन्वेस्टमेंट करा फॉरेन एंटिटी पे, 100% शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कर लिया, वो बन गया होली ओन्ड सब्सिडरी. सिर्फ इन्वेस्टमेंट करा है, वो बन गया जॉइंट वेंचर. राइट. इन्वेस्टमेंट अलग अलग माध्यम से हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन टू द इक्विटी शेयर, सब्सक्रिप्शन टू द प्रेफरेंस शेयर, लोन दे दिया, इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, गारंटीज दे दिए, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं. अब इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, उम्मीद कर रहा हूं आपने इसे बना लिया है. अब एक एग्जांपल के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ये एग्जांपल खत्म मतलब ODI खत्म. सो सिंपल. मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड सब्सक्राइब कर रहा है 100% कैपिटल ऑफ अमाजा लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है रजिस्टर्ड इन USA.
रिलायंस लिमिटेड क्या कर रही है, सब्सक्राइब कर रही है 100% कैपिटल ऑफ अमाजा लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है रजिस्टर्ड इन यूएसए। तो इस एग्जांपल के अंदर रिलायंस लिमिटेड क्या हो गया, इंडियन एंटिटी हो गई। अमाजा लिमिटेड क्या हो गया, इट्स अ होली ऑन सब्सिडरी। और जो यूएसए है, यूएसए इज द होस्ट कंट्री जहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दिस आर द वर्डिंग्स ऑफ द लॉ, आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको यही वर्डिंग्स यूज करने होंगे। तो रिलायंस लिमिटेड इंडियन एंटिटी है, अमाजा लिमिटेड होली ऑन सब्सिडरी है, एंड यूएसए इज द होस्ट कंट्री। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के अलग अलग वेज हो सकते हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी, सबसे प्राइमरी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी। ठीक है, उसके बाद लोन देना इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन देना इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हियर। या फिर हमारे जॉइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडरी के बिहाफ में गारंटी दे देना इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना, आप गारंटी तभी दे सकते हो, आप गारंटी तभी दे सकते हो अगर आपने इक्विटी में सब्सक्राइब भी करा है। आप गारंटी तभी दे सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ होली ऑन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर अगर आपने इक्विटी में सब्सक्राइब भी करा है। मगर इसका मतलब क्या हो गया, आपने एक फॉरेन एंटिटी में इक्विटी में सब्सक्रिप्शन रेज किया और आपने उसके बिहाफ में गारंटीज दी, तो इक्विटी का पार्टिसिपेशन प्लस द गारंटी बोथ फॉर्म से पार्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने इक्विटी में सब्सक्रिप्शन नहीं करा, मैं सिर्फ गारंटी दे रहा हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इक्विटी पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी टू एक्सटेंड गारंटी इन फेवर ऑफ होली ऑन सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर। या फिर आप अगर परफॉर्मेंस गारंटी देते हैं जॉइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडरी के लिए, तो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है ना, कि जो भी क्वालिटी के रिलेटेड या टर्म्स के रिलेटेड आपने गारंटी दे दी है कि भाई ये फलाना क्वालिटी अगर इस प्रोजेक्ट में ये कंपनी इंश्योर नहीं करेगा तो विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो अकॉर्डिंगली आपने एक परफॉर्मेंस गारंटी अंडरटेक कर लिया। तो ये क्लियर है कि अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट के मोड्स हो सकते हैं। अब देखना, अपने को एक टर्म समझना है जिसको अपन एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है। अभी तक आई बिलीव क्लियर है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक इंडियन पार्टी जो कि आरबीआई के डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं है, राइट, इंडियन पार्टी मतलब कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है अपने जॉइंट वेंचर में एंड होली ऑन सब्सिडरी में। जॉइंट वेंचर का मतलब समझ आ गया, होली ऑन सब्सिडरी का मतलब समझ आ गया, एक एग्जांपल लेके हमने देख लिया और ये डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से अलग अलग वेज हो सकते हैं, लाइक लोन, सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी, गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ होली ऑन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल कमिटमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है इंडियन एंटिटी के लिए, व्हाट इज द फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ इंडियन एंटिटी, जिसके ऊपर केस स्टडी भी आपसे पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होगा एक इंडियन एंटिटी के लिए। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, बोला गया है कि फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब जितना भी लोन आपने रेज करा है ना इन फेवर ऑफ दैट कंपनी, उसका आप 100% रिकॉग्नाइज कर लीजिए। जितना भी आपने इक्विटी में सब्सक्रिप्शन करा है ना इन फेवर ऑफ दैट एंटिटी, उसका भी आप 100% रिकॉग्निशन कर लीजिए। जो भी आपने गारंटीज दी है ना ऑन बिहाफ ऑफ योर होली ऑन सब्सिडरी ऑफ जॉइंट वेंचर, आप उसका भी 100% रिकॉग्नाइज कर लीजिए। लेकिन जो भी आपने परफॉर्मेंस गारंटी दिया है ना अपने जॉइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडरी के बिहाफ पे, उसका 50% रिकॉग्नाइज करना, 100% रिकॉग्नाइज मत करना, एंड दैट विल फॉर्म द फाइनेंशियल कमिटमेंट। क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आपने लोन पे करा है उसका 100%। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन आपने इक्विटी में करा है उसका 100%। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब जो भी गारंटीज आपने जॉइंट वेंचर्स के बिहाफ में दी है, होली ऑन सब्सिडीज के बिहाफ में दी है, उसका 100%। और जो भी परफॉर्मेंस गारंटी आपने उनके बिहाफ में दिया है उसका 50%, एंड दैट इज द फाइनेंशियल कमिटमेंट। क्लियर है? तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यहां पे कि मान लीजिए लोन दिया है $500, सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी है $500, गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ होली ऑन सब्सिडी या जॉइंट वेंचर है $500 एंड परफॉर्मेंस गारंटी इज $500। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना है? $500 का 100% $500। अगेन यहां पे सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी $500, गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ होली ऑन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर $500 और परफॉर्मेंस गारंटी का कितना लेंगे? 50%। मतलब यहां पे कितना हो गया? $250। तो टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना हो गया? $1750। टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या हो गया? $1750। ठीक है, अब एक और कंडीशन है फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए, बोला कि ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है ना, ये फॉरेन एंटिटी के 400% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है ये फॉरेन एंटिटी के 400% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा नहीं हो सकता। द मैक्सिमम कमिटमेंट दैट इज अलाउड, द मैक्सिमम फाइनेंशियल कमिटमेंट दैट इज अलाउड फॉर ए इंडियन एंटिटी इन द होली ऑन सब्सिडी और जॉइंट वेंचर इज 400% ऑफ नेटवर्थ। अब नेटवर्थ का मतलब जो आप समझते हो दैट इज डिफरेंट, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यहां नेटवर्थ का मतलब अलग है। यहां नेटवर्थ का मतलब है सिंपली पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व।
ठीक है, सिंपली पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मतलब मान लीजिए वो फॉरेन एंटिटी का पेड अप शेयर कैपिटल है 250 यूएसडी और फ्री रिजर्व है 250 यूएसडी, तो मैक्सिमम फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना हो सकता है 400% ऑफ नेटवर्थ, दैट इज 2000 यूएसडी। तो मैक्सिमम फाइनेंशियल कमिटमेंट 2000 यूएसडी से ज्यादा ऐसे भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मान लीजिए यहां अगर फिगर ज्यादा होता, सपोज 500 यूएसडी की जगह 1000 यूएसडी होता, सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी में अगेन 1000 यूएसडी होता, तो कुल मिलाकर ये लिमिट कितनी आ जाती, 1000 प्लस 500 प्लस 250, 2750 यूएसडी। बट टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना अलाउड है 400% ऑफ नेटवर्थ। इसका मतलब टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट हमारा 2000 यूएसडी रहता इन दैट केस। आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर है। तो ये जो पार्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से केस स्टडीज बन सकते हैं। एक बार इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट, अगर आपने नहीं करा है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ओडीआई के अंदर प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट कहां अलाउड नहीं है। रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। आपको याद है फेमा के अंदर हमने जब प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन देखा था, तब हमने देखा था कि पीआरओआई इंडिया में के रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। सिमिलरली एक इंडियन एंटिटी भी क्या नहीं कर सकती, फॉरेन एंटिटी में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। और एक और चीज क्लैरिफाई कर देता हूं मैं, आपको नोट में मिल जाएगा। रियल स्टेट का मतलब वही है जो हमने प्रोहिबिटेड कैट के वक्त देखा था। याद है ना, रियल स्टेट का मतलब हमने क्या देखा था कि रियल स्टेट के अंदर जो डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिजेस हैं, वो सारे इंक्लूड नहीं होगा। तो सेम डेफिनेशन रियल स्टेट का यहां भी है जो हमने कैट पढ़ते वक्त देखा था, प्रोहिबिटेड कैट पढ़ते वक्त। उसके बाद ट्रेडिंग इन टीडीआर, दैट इज ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट्स। जिस तरीके से हमने अगेन प्रोहिबिटेड कैट पढ़ते वक्त देखा था कि पीआरओआई क्या नहीं कर सकता, इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकता ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट्स के अंदर, उसी तरीके से इंडियन एंटिटी को भी प्रोहिबिशन है कि वो भी क्या नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता टीडीआर के अंदर। ठीक है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट्स याद है क्या था, जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था फेमा में, कि मान लो कि गवर्नमेंट ने तुम्हारा प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया बिकॉज वहां मेट्रो लाइन बनाना है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन वो जो डेवलपमेंटल राइट्स होंगे उस एरिया के, कि जब मेट्रो चलेगी उससे रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसका एक हिस्सा तुमको मिल जाएगा, तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर तुम खुद वो चीज नहीं करना चाहते तुम उसको ट्रेड भी कर सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हो। फेमा में अच्छे से डिस्कस किया था। सो अगेन वो भी प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। एंड थर्ड इज द बैंकिंग, कि वो इंडियन एंटिटी क्या नहीं कर सकता, अगेन बैंकिंग में पैसा नहीं लगा सकता। तो दिस आर द थ्री प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट, रियल स्टेट, ट्रेडिंग इन टीडीआर एंड थर्ड इज द बैंकिंग। नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ ओडीआई। जिस तरीके से ईसीबी के दो मोड्स थे, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट, उसी तरीके से ओडीआई के भी दो मोड्स हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। लॉजिक समझ रहे होगे। ऑटोमेटिक मतलब एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया होगा कि इतना तक इन्वेस्टमेंट करा तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, और अप्रूवल रूट मतलब कि बियॉन्ड दैट लिमिट आप जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। तो ऑटोमेटिक रूट का क्या लिमिट है, अप टू 400% ऑफ नेटवर्थ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक छोटा सा लिमिट और ऐड कर रहा हूं यहां पे, और 1 बिलियन यूएसडी। कहा गया है कि अगर फाइनेंशियल कमिटमेंट 1 बिलियन यूएसडी से ज्यादा है तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। कहा गया है कि अगर एक इंडियन एंटिटी फाइनेंशियल कमिटमेंट करती है और वो फाइनेंशियल कमिटमेंट का अमाउंट 1 बिलियन यूएसडी से ज्यादा है, तब क्या चाहिए, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। तो कुल मिला के कहानी क्या बन गया कि ऑटोमेटिक रूट का लिमिट क्या है, अप टू 400% ऑफ नेटवर्थ और 1 बिलियन यूएसडी, विच एवर इज लेस। और अगर एक इंडियन एंटिटी फाइनेंशियल कमिटमेंट जो करती है वो 400% ऑफ नेटवर्थ और 1 बिलियन यूएसडी, विच एवर इज लेस, इससे ज्यादा करती है तो वो अप्रूवल रूट में आ जाएगा और यहां पे आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट फाइनेंशियल कमिटमेंट, कि फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है। आई बिलीव कहानी क्लियर है। एक दो छोटे मोटे डाउट्स आपके मन में रेज हो सकते हैं कि हम बात करें अगर कि सर हमने जो ईसीबी रेज किया था
पैसा रेस किया था ना लोन, ऐसा हो सकता है क्या बाहर से लोन लिया और बाहर ही इन्वेस्ट किया, इसी भी रेस करा ओडीआई में लगा दिया, पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। ईडीआई रेज करके ओडीआई में लगा देना पॉसिबल है। इनफैक्ट आपको एक हैरानी की बात और बता दूं, पाकिस्तान के अंदर भी ओडीआई अलाउड है। ओडीआई पाकिस्तान में भी अलाउड है, हैरानी की जरूरत नहीं है। जो ओडीआई है वो क्या है, पाकिस्तान के अंदर भी अलाउड है। एक चीज और, जैसे आपने फेमा में ईईएफसी अकाउंट और आरएफसी अकाउंट डिस्कस किया है ना, ईईएफसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट, ये सारा कुछ आपने फेमा में डिस्कस करा है। तो ये ध्यान रखना कि अगर जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो अपने ईईएफसी अकाउंट से कर रहे हो या फिर आरएफसी अकाउंट से कर रहे हो, सो इन दैट वेरी सिनेरियो वो जो फाइनेंशियल कमिटमेंट का लिमिट है वो काउंट नहीं होगा। सो दैट इज अगेन समथिंग जो आपको याद रखना चाहिए। तो देखना यहां पे मैंने कुछ केस स्टडीज दी है थ्योरी के बाद। केस स्टडी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए केस स्टडी है। उसके बाद अगेन कुछ माइंड टीजर्स दिए हैं। कैन एन इंडियन पार्टी इशू परफॉर्मेंस गारंटी? यस कर सकती है, लेकिन सिर्फ 50% फाइनेंशियल कमिटमेंट के फॉर्म में काउंट होगा। कैन एन इंडियन पार्टी एक्सटेंड गारंटी टू ओवरसीज एंटिटी विदाउट इक्विटी पार्टिसिपेशन? नो, डिस्कस कर लिया हमने। कैन एन इंडियन पार्टी मेक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट? द आंसर इज नो। कैन ईसीबी रेज बी यूटिलाइज फॉर ओडीआई? अगेन द आंसर इज यस। अब मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंट इंडिविजुअल ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो द आंसर इज यस, रेसिडेंट इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन द इक्विटी शेयर्स एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी क्या कर सकते हैं, ओडीआई कर सकते हैं इन द इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। मतलब इनके लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी या प्रेफरेंस के थ्रू खुला है। और यहां पे जो लिमिट ऑफ ओडीआई है वो अलग हो जाएगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर जो 2.5 लाख यूएसडी का लिमिट था ना, वही लिमिट इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर जो 2.5 लाख यूएसडी का लिमिट था पर फाइनेंशियल ईयर, वही एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। And this will also include the investment from EEFC and the investment from RFC. I believe it is clear. तो अगर इतना पार्ट आपको आता है ना ओडीआई के अंदर तो बस बहुत है, इसके बाहर से पूछ ही नहीं सकता इंस्टीट्यूट। ठीक है, इफ दिस मच यू नो दैट देन इट इज मोर देन सफिशिएंट। चैप्टर दिखने में टफ लग रहा होगा, बट आई बिलीव कि अगर आपने ये एग्जांपल्स अच्छे से कर लिए हैं, ये चार्ट अच्छे से बना लिया है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। आप एक बार इन नोट्स को रीड कर सकते हो और जो पॉइंट रेलिवेंट लगे इसी चार्ट में इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आपको बाद में नोट्स रेफर करने की जरूरत ना पड़े। सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ ओडीआई, दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं मैं, जो इकोनॉमिक पेपर है, जो पेपर 6D है न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए ओडीआई में कुछ एक्स्ट्रा कवरेज भी है, डिटेल्ड कवरेज भी है। तो वो इकोनॉमिक लॉज का जब क्लासेस लॉन्च होगा अपना, उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, राइट। बट जो पेपर 4 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना कवरेज सफिशिएंट है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आरटीपी में इसके ऊपर कोई चेंज ना आए, दैट वी हैव टू सी, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स को ना छोड़ें, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में।